तो मैं बता रहा था कि इसमें जो है हम लोग का एक टॉपिक इसमें छूटा हुआ है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो आप लोगों के यहाँ है, भारत में संघवाद। तो आपको ध्यान होगा कि जब मैं केंद्र राज्य संबंध पढ़ाया था तो बहुत सारी चीजों पर, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, बहुत सारे आयोग, परिषद, ये सब मैं चर्चा किया था। इसमें कुछ चीजें छूट गई हैं और उस दिन मैं बताया था कि हम लोग का जो संघवाद है वह जो है एक प्रकार से देखा जाए तो केंद्र की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। इसीलिए अर्धसंघ, क्वाजी फेडरल सिस्टम कहते हैं, अर्धसंघीय व्यवस्था कहते हैं, एकात्मक संघवाद कहते हैं। तो मैं आप लोगों को उस दिन समझाया था। इसमें हम लोग को एक जो टर्म है, जैसे असममित संघीय प्रावधान, उसको हम लोग कहते हैं असिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो आप लोग जो है उसको अंग्रेजी में भी देखिएगा आप लोग, उसमें सिलेबस में असिमेट्रिक फेडरलिज्म एक शब्द लिखा गया है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। असिमेट्रिकल फेडरल सिस्टम। तो इसमें हम लोग को दो चीज पढ़ना है। अब इसमें जो जो टॉपिक बचा हुआ है वो हम लोग आज खत्म करेंगे। तो इसमें जो है असिमेट्रिकल जो फेडरलिज्म है, सबसे पहले इसका अर्थ जानिए। फिर असिमेट्रिकल फेडरलिज्म में जो है वो देखा जाए तो क्या क्या हमारे यहां प्रावधान है, क्या क्या प्रावधान है, बल्कि आप लोगों के सिलेबस में प्रावधान लिखा भी है, क्या क्या प्रावधान है। फिर इसका जो है वह देखा जाए तो एक वर्तमान स्थिति, समस्या जानना है। तो समझिए, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जैसे अमेरिका और भारत में जो है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में सभी राज्यों को बराबर अधिकार दिया गया है। लेकिन आप देखते हैं कि भाई अमेरिका में जैसे आप देखते हैं कि सीनेट में सभी राज्यों से जो है बराबर प्रतिनिधि, दो दो प्रतिनिधि जाते हैं। हम लोगों के यहां जो है राज्यों की स्थिति जो है वो देखा जाए तो असमान है। राज्यों की स्थिति असमान है, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों के यहां ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आधार पर कुछ राज्यों को विशेष अधिकार भी दिया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिया गया था। अभी भी आप देखिए उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनको विशेष अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 371 के तहत जो है बहुत सारा विशेष अधिकार है। तो ऐसा संघवाद जिसमें राज्यों को समान स्थिति न देकर राज्यों को असमान माना जाता है, विपरीत क्षमता वाले राज्य मिलकर, कोई बड़ा राज्य, कोई छोटा राज्य, किसी को ज्यादा महत्व, किसी को कम महत्व, किसी को विशेष सुविधा, इस तरह से राज्यों से मिलकर जिस संघ का निर्माण होता है उसको असममित संघवाद कहा जाता है। इसीलिए हमारे यहां जो है, आपको मैं बताया था कि जो फेडरल जो शब्द है, जो संघीय शब्द है, इस संघीय शब्द का जो है प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, बल्कि संघीय शब्द की जगह अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप देखते हैं कि इस तरह के जो पहलू हैं, उन्हीं पहलुओं को अमेरिकी विचारकों ने असममित संघवाद नाम दिया है। तो पहले अर्थ लिखिए। अमेरिका के विपरीत भारत में राज्यों की स्थिति असमान है।
अमेरिका के विपरीत भारत में राज्यों की स्थिति असमान है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार पर कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिया गया है। कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिया गया है, जैसे अनुच्छेद 371 के तहत अनेक राज्यों को अधिकार दिया गया है। एबीसीडी तमाम प्रावधान है। अर्थात विपरीत क्षमता वाले राज्यों से मिलाकर संघ का निर्माण हुआ है। इन्हीं पहलुओं को अमेरिकी विचारकों ने असममित संघवाद नाम दिया है। इन्हीं पहलुओं को अमेरिकी विचारकों ने असममित संघवाद नाम दिया है। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या प्रावधान है। अब देखिए भाई, पहला प्रावधान तो यह है कि जब हम लोग क्या विपरीत क्षमता वाले राज्य मिलकर संघ बनाते हैं, तो हम लोगों ने जो है अपने यहां संघी शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि कनाडा की तरह जो है यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। नंबर एक, संविधान में संघी शब्द का प्रयोग न करके अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है, ब्रैकेट में कनाडा से लिया गया है। और नंबर 2, अब देखते हैं कि अनुच्छेद 3 में जो है हमारे यहां नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। नंबर 2, अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन, अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन, नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। पढ़ाया था आप लोगों को। नंबर 3, केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। देखिए व्यवहारिक चीजें भी हैं। आप देखते हैं कि हमारे यहां जो है असममित संघवाद में सभी राज्यों को जो है, जैसे ये लोकसभा है, राज्यसभा है, तब देख रहे हैं कि लोकसभा तो लोगों की सभा है, राज्यसभा राज्यों की सभा है, सबको समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए संघवाद में, लेकिन ऐसा नहीं है। लिख दीजिए, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अपनाया गया है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अपनाया गया है। असमान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अपनाया गया है। इसी का देखिए, असमान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अपनाया गया है, अर्थात राज्यसभा में भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसी का देखिए, जैसे आप देखते हैं
कि केंद्र राज्य के मध्य विषयों का जो बंटवारा है, उस विषयों के बंटवारे के संदर्भ में भी समस्या है। विषयों के बंटवारे के संदर्भ में भी समस्या है। लिख दीजिए, केंद्र राज्य के मध्य विषयों के बंटवारे के संबंध में भी समस्या है। विषयों के बंटवारे के संबंध में भी समस्या है। जैसे अनुच्छेद 249 के तहत बताया था आप लोगों को, अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रीय हित के संदर्भ में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसी का देखिए, अब देखते हैं कि वित्तीय आधार पर भी भाई राज्यों को जो विषय सौंपे गए हैं उससे ज्यादा राजस्व नहीं आता है। लिख दीजिए, वित्तीय आधार पर भी राज्यों की स्थिति कमजोर है। वित्तीय आधार पर भी राज्यों की स्थिति कमजोर है। जैसे जीएसटी में भी केंद्रीय कानून / नियम ही केंद्रीय नियम / कानून ही लागू होता है। इसी का देखिए, केंद्र राज्य के मध्य जो है वित्त आयोग जैसे है, तो बताइए अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग बनाया जाता है, लेकिन वित्त आयोग में जो है राज्यों की कोई भूमिका नहीं। लिख दीजिए, अनुच्छेद 280 के तहत बनाए गए वित्त आयोग में राज्यों की भूमिका नहीं है। भाई एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं तो सब तो केंद्र द्वारा ही होते हैं, राज्यों की भूमिका नहीं है। जबकि यह आयोग केंद्र राज्य के मध्य करों का बंटवारा करता है। केंद्र राज्य के मध्य करों का बंटवारा करता है। ठीक है, ऐसे तो जो प्रावधान है ये इस तरह के प्रावधान इसमें बनाए गए हैं। अब इसमें जो है वो देखा जाए तो हम लोगों के यहां ये ध्यान रखना है कि जो समस्या है, ऐसे 2-3 समस्या भी लिख दीजिए। पहली समस्या देखिए, भाई ये जो असम्मित संघवाद है उसके कारण जो है क्षेत्रीय चेतना को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण क्षेत्रवाद, अलगाववाद जैसी प्रवृत्तियां जो है निरंतर भारत में बढ़ती जा रही हैं। नंबर 1, असममित संघवाद के कारण क्षेत्रीय चेतना को बढ़ावा मिल रहा है। जिसके कारण क्षेत्रवाद तथा अलगाववाद की प्रवृत्तियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। क्षेत्रवाद / अलगाववाद की प्रवृत्तियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। दूसरा समस्या देखिए, जैसे आप देखते हैं कि असमानता, भाई असिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ? असमान है स्थिति राज्यों की। तो इसी असमानता के कारण जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों का पलायन हो रहा है। जब एक राज्य से लोग दूसरे राज्यों में जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि भूमिपुत्र के सिद्धांत को बढ़ावा मिल रहा है, जिसके कारण बोडोलैंड आंदोलन, मान लीजिए महाराष्ट्र मराठियों के लिए, आसाम असमियों के लिए, इस तरह के आंदोलन जो है निरंतर बढ़ते जा रहे हैं।
नंबर 2, असममित संघवाद के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों का पलायन हो रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों का पलायन हो रहा है। भूमिपुत्र के सिद्धांत को बढ़ावा मिल रहा है। भूमिपुत्र के सिद्धांत को बढ़ावा मिल रहा है, जैसे बोडोलैंड आंदोलन, इस सबका देखिए। जैसे आप देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि असममित संघवाद के कारण जो है प्राकृतिक संसाधन कहीं ज्यादा हैं, कहीं कम हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जहां प्राकृतिक संसाधन ज्यादा हैं वो राज्य तीव्र गति से विकसित कर रहे हैं। जहां मानव संसाधनों का उचित विकास है वो राज्य तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं। अब बहुत सारे राज्य पिछड़े हुए हैं, तो राज्यों के मध्य दूरी भी बढ़ती जा रही है। इसके कारण भी समस्या आ रही है। नंबर 3, संसाधनों को लेकर भी राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है, जैसे नदी जल विवाद, सीमा विवाद, नदी जल विवाद, सीमा विवाद आदि समस्याएं। ठीक है, तो मैं बताया इसमें आप लोगों को कि एक तो ये सब चीज पढ़ना है। इसी में जैसे आप लोगों के यहां सिलेबस में एक रखा गया अंतर्राज्यीय परिषद, तो थोड़ा सा अंतर्राज्यीय परिषद भी जानिए। अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन भी किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263। तो इसमें हम लोग को 3 चीज जानना है। एक तो हम लोग को समझना है इसका जो है गठन, फिर एक चीज समझना है संरचना, और तीसरा चीज इसका कार्य जानना है। इंटर स्टेट काउंसिल आप लोग सिलेबस में लिखा होगा। तो देखिए, ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक आयोग है, क्योंकि अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसके गठन का सलाह जो है वो देखा जाए तो सरकारिया आयोग ने दिया था, जो मैं आप लोगों को केंद्र राज्य संबंध पढ़ाते समय बताया था। सरकारिया आयोग, उसमें मैं केंद्र राज्य संबंध आपको पढ़ाया था, और इसमें जो मुद्दे हैं यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो सरकारिया आयोग जो केंद्र राज्य संबंध में बनाया गया था, इसी सरकारिया आयोग ने ही सुझाव दिया था, और इसी के सुझाव पर पहली बार जो है 1990 में वीपी सिंह सरकार ने जो है वो देखा जाए तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। फिर आप देखे होंगे कि पिछले वर्ष जो है वर्तमान सरकार ने भी इसका पुनर्गठन किया। तो सरकारें अपने हिसाब से इसका पुनर्गठन करती रहती हैं, और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वह सार्वजनिक हित में इसका गठन कर सकता है। लिखिए पहले गठन। यह संवैधानिक परिषद है, यह संवैधानिक परिषद है क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में किया गया है।
मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति सार्वजनिक हित में इसका गठन करता है। सार्वजनिक हित में इसका गठन करता है। सार्वजनिक हित में इसका गठन करता है या कर सकता है। 1987 में सरकारी आयोग ने 1987 में सरकारी आयोग ने इसके गठन का सुझाव दिया और इसी आधार पर 1990 में इसी आधार पर 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा इसका गठन किया गया। बाद में सरकारों द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार इसका पुनर्गठन किया गया है। अपनी सुविधा के अनुसार इसका पुनर्गठन किया गया। जैसे वर्तमान सरकार द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया है। संरचना तो देखिए, अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसका अध्यक्ष जो है पदेन पीएम होता है। इसमें सभी राज्यों के सीएम को रखा जाता है। विधानसभा वाले जो यूटी हैं उसके मुख्यमंत्री को रखा जाता है। अन्य यूटी के प्रशासक और पीएम द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्रियों को इसमें रखा जाता है। लिख दीजिए। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसमें सभी राज्यों के सीएम विधानसभा वाले यूटी के मुख्यमंत्री अन्य यूटी के प्रशासक तथा पीएम द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्रियों को रखा जाता है। अब इसका कार्य नंबर 1, राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा सलाह देना। और नंबर 2, नीति तथा क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए सलाह देना। और नंबर 3, विभिन्न विषयों के मध्य विचार विमर्श को बढ़ावा देना। और नंबर 4,
सर्वसहमति के आधार पर केंद्र राज्य के मध्य सर्वसहमति के आधार पर केंद्र राज्य के मध्य उत्पन्न समस्याओं केंद्र राज्य के मध्य उत्पन्न समस्याओं पर विचार करना, इसी प्रकार से एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों पर विचार करना, एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों पर विचार करना, ठीक है, ये इसमें पढ़ना है। अब इसमें जो आप लोग के यहां सिलेबस में लिखा है उसमें जैसे इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, एक इमर्जिंग ट्रेंड करके लिखा हुआ है। इमर्जिंग ट्रेंड का मतलब ये होता है कि जैसे क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो जैसे सहकारी संघवाद एक शब्द आता है तो वो भी हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अब पहले इसका अर्थ जानना है कि सहकारी संघवाद क्या होता है। फिर इसमें जो है हम लोग को ये जानना है कि सहकारी संघवाद को बढ़ाने वाले क्या क्या जो है उपाय हैं, क्या क्या उपाय बनाए गए हैं, सहकारी संघवाद को कौन कौन सी संस्थाएं बढ़ावा देती हैं, उस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं, इसमें दो चीजें हैं। इसमें जो है संवैधानिक प्रावधान आबलिक संस्थाएं, और दूसरा चीज है संविधानेतर संस्थाएं। और फिर थोड़ा सा जो है इसका हम लोग महत्व भी समझ लेंगे कि इसका क्या महत्व है। बनाइए। इमर्जिंग ट्रेंड का मतलब ये होता है कि किसी व्यवस्था में कोई चीज चल रहा है तो हम लोग जो है उसको किस तरह से देखते हैं। अब पहले यार समझिए, ये जो सहकारी संघवाद है, मैं बताया था कि जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये शब्द दिया है। सहकारी संघवाद का मतलब होता है कि ऐसा संघवाद जिसमें केंद्र राज्य आपस में मिलकर जो है सहयोग करते हैं,
ऐसा संघवाद जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में प्रतियोगिता न करके साझे उद्देश्य के लिए सहकारिता को महत्व देते हैं। भले ही केंद्र सरकार मजबूत हो, राज्य सरकार कमजोर हो, लेकिन कहीं न कहीं अपने क्षेत्रों में जो है दोनों सरकारें सक्रिय काम करती हैं, एक दूसरे का पूरक होकर, निर्भर होकर, संघर्ष न करते हुए जनता की सेवा करने वाली संस्था के रूप में कार्य करती हैं। तो ऐसे संघवाद को सहकारी संघवाद कहा जाता है। लिख दीजिए, ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच परस्पर निर्भरता के आधार पर नागरिक जीवन को उच्चतर एवं गरिमामयी जीवन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। यहां केंद्र और राज्य आपस में प्रतियोगिता न करके साझे उद्देश्य के लिए सहकारिता को महत्व देते हैं। साझे उद्देश्य के लिए सहकारिता को महत्व देते हैं। सहकारिता को महत्व देते हैं। पहला चीज कर किसी में या इसी में लिख सकते हैं। अर्थात ऐसी व्यवस्था, सिंपल लिख दीजिए, अर्थात ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार भले ही मजबूत होता है, लेकिन राज्य सरकारें भी अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय कार्य करती हैं। एक दूसरे से पूरक तथा निर्भर होकर संघर्ष न करते हुए जनता की सेवा करने वाली संस्था के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, अब यहां जो संवैधानिक प्रावधान है यह हम लोग को जानना है कि क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं यहां अनुच्छेद लिख देता हूं। आप लोग तो बेयर एक्ट रखे ही होंगे, मूल संविधान, उसमें से भी लिख सकते हैं। अनुच्छेद 258 है, तो देखिए अनुच्छेद 258 क्या कहता है। संघ की कार्यपालिका कृत्य को राष्ट्रपति जो है राज्य सरकारों को सौंप सकता है। केंद्र सरकार की कार्यपालिका जो शक्ति है उसको राज्य सरकारों को सौंपा जा सकता है। इसी प्रकार से जैसे मैं बताया कि हम लोग क्या जो है 258A है, 258A है, तो देखिए राज्य सरकार भी राज्य के प्रशासनिक कार्य को संघ सरकार को सौंप सकता है। इसी प्रकार से जैसे देखिए 285 है, अनुच्छेद 285, ये आप लोग बेयर एक्ट से देख देख के लिख सकते हैं। 285 है, इसका मतलब है कि संघ की संपत्ति को राज्य सरकार, संघ की जो संपत्ति है राज्य सरकार से जो कर है उससे छूट दी गई है। संसद इस संदर्भ में कानून बना देता है।
इसी प्रकार से जैसे आप पढ़ते हैं 289 कि राज्य की संपत्ति को कर के कराधान, केंद्र के कराधान से छूट दिया गया है। इसी प्रकार से जैसे आप लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा, अभी देखते हैं कि एक अनुच्छेद 307 है अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक आयोग, अंतर्राज्यीय वाणिज्यिक आयोग। तो आप देखते हैं कि इसका गठन अभी तक नहीं किया गया है भारत में। संसद ने किसी प्रकार का कोई कानून भी नहीं बनाया है। अमेरिका में तो है, अमेरिका से ही ये लिया गया है प्रावधान। इसी प्रकार देखते हैं कि अनुच्छेद 262 के तहत संसद को अधिकार है, अनुच्छेद 262 संसद को अधिकार है कि वह जो है नदी जल विवाद समाधान के लिए कानून बना सकता है। 1956 में कानून भी बनाया गया, 1956 में नदी जल बोर्ड अधिनियम भी बनाया गया। तो आप देखते हैं कि ये सब हमारे यहां संवैधानिक प्रावधान है। अब फिर आप देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि जैसे वित्त आयोग है, अनुच्छेद 280 में वो भी सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे सकता है। जैसे हमारे यहां कैग है, आप लोगों को पढ़ाया था, अनुच्छेद 148 कैग, ये भी सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है। अब संविधानेतर संस्था, संविधानेतर का मतलब हुआ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाएं हैं और उसमें क्या क्या है, जैसे मान लीजिए नीति आयोग है। आप लोगों के सिलेबस में इस तरह से लिखा नहीं है ना, तो मैं पढ़ाता। क्षेत्रीय परिषद है, आगे इसको है भी सिलेबस में, जहां जो सिलेबस में होगा उसको वहीं पर पढ़ा जाएगा। ये सिलेबस है, इसको पढ़ा जाएगा। मैं भी प्रयास करूंगा कि सिलेबस में कुछ भी छूटे ना, और थोड़ा बहुत जो जरूरी होगा उसको भी पढ़ दिया जाएगा, बहुत ज्यादा बियॉन्ड नहीं हटा जाएगा। क्षेत्रीय परिषद, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसी प्रकार देखिए जैसे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, जैसे हमारे यहां जांच आयोग, इस तरह की संस्थाएं। ठीक है। अब देखिए ये सहकारी संघवाद जो है इसका क्या महत्व है, थोड़ा सा मैं बोलता हूं, चलें सुनिए। भाई आज जो वैश्वीकरण की परिस्थिति है, उस वैश्वीकरण की परिस्थिति में जो है सहकारी संघवाद का महत्व बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोगों के यहां ऐसे एग्जाम्पल बताता हूं कि आज वैश्वीकरण में आप देखते हैं कि केंद्र राज्य के मध्य निर्भरता बढ़ती जा रही है। भाई वैश्वीकरण के कारण संचार क्रांति आया, आकांक्षाओं में वृद्धि हुआ, राज्य सरकारों पर भी विकास का दबाव बढ़ने लगा, जबकि पूंजी तकनीक केंद्र सरकार के पास है, तो राज्य सरकारें भी केंद्र से सहयोग करना शुरू कर दी। तो देख रहे हैं कि सहकारी संघवाद को यह भी बढ़ावा मिला। और आज की जो समस्या है, भाई हम लोग के यहां जो है सुरक्षा की समस्या है, जनसंख्या वृद्धि है, क्षेत्रवाद है, नक्सलवाद है, आतंकवाद है, कोरोना संकट देख रहे हैं। इन सब चीजों के लिए केंद्र और राज्य के सहयोग की आवश्यकता है। जब तक केंद्र राज्य आपस में सहयोग नहीं करेंगे,
तब तक कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए इन सब समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं निकल पाएगा। अब फिर जो सबसे बड़ी समस्या आई है कि भाई देखा जाए तो हम लोगों के यहां ऐसे समझिए कि वर्तमान वैश्वीकरण में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार हो रहा है। विभिन्न देशों से, विभिन्न संगठनों से हम लोग संधि समझौते कर रहे हैं। उसके क्रियान्वयन के लिए संघ की राज्यों पर निर्भरता बढ़ रही है। संघ की राज्यों पर निर्भरता बढ़ रही है। तो हमारी जो आंतरिक अर्थव्यवस्था है उसका एकीकरण होना चाहिए। आंतरिक अर्थव्यवस्था मजबूत होना चाहिए और इसके लिए केंद्र और राज्य का सहयोग चाहिए। तो आप देख रहे हैं जैसे जीएसटी, इसी का परिणाम है सहकारी संघवाद का ही, कि भाई जीएसटी के माध्यम से केंद्र राज्य के मध्य जो है एक करारोपण की प्रक्रिया आ गई, तो उससे हम लोग एकीकृत होकर दूसरे देशों से व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये सहकारी संघवाद। अब इसमें एक चीज उसमें मैं देख रहा था कि जैसे मैं आप लोगों को जब पढ़ाया था संविधान में भाग 1, तो मैं आप लोगों को छोटे राज्यों पर चर्चा किया था, वो भी ध्यान रखना है। स्टेट ऑटोनॉमी पर बात किया था, देखिएगा कॉपी में। विशेष राज्य, सामान्य राज्य की बात किया था, वो भी हम लोग को ध्यान रखना है, वो भी इसका विषय वस्तु है। इसमें जो है एक दो चीजें इसमें और भी हैं कि जैसे मैं बताया कि उभरती हुई प्रवृत्तियां, असम्मित संघवाद, अंतर्राज्यीय परिषद, इसमें हम लोग को एक दो चीज और पढ़ना है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा न्यायपालिका पढ़ा लूं। न्यायपालिका में मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, हाई कोर्ट पढ़ाया था, लोअर कोर्ट भी पढ़ाया था, और थोड़ा सा आप लोगों को उस समय में जो है न्यायिक समीक्षा भी बताया था, न्यायिक पुनरावलोकन। लेकिन थोड़ा सा मैं और बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर हम लोग 2-4 लाइन पढ़ के आगे बढ़ गए थे। न्यायिक सक्रियतावाद थोड़ा सा 2-4 लाइन पढ़ के आगे बढ़ गए थे। यहां पर थोड़ा सा विश्लेषणात्मक भी पढ़ा देता हूं। तो ये न्यायपालिका का जो टॉपिक है, न्यायिक सुधार जो है, उसमें मैं बताया था छोटे छोटे एनजीटी पढ़ाया था। जैसे आपको ध्यान होगा परिवार न्यायालय, लोक अदालत, ये सब पढ़ाया था। और न्यायिक सुधार क्या होता है थोड़ा सा उस पर चर्चा कर दिया जाए, तो ये हम लोग का एक टॉपिक हो जाएगा। फिर मैं लौट कर जो है भारत में संघवाद पर आऊंगा, जो जो छूटा रहेगा उसको करेंगे हम लोग। तो पहले थोड़ा सा ये जो न्यायपालिका वाला टॉपिक है वो मैं पहले पूरा कर दूं, तो मैं फिर आता हूं। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन एक ही बात है। अब यहां देखिए, इसका पहले अर्थ जानना है, इसका स्वरूप समझना है कि भारत में इसका क्या स्वरूप है। अब थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण भी करेंगे, इसका महत्व, इसकी समस्या बनाइए। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, सरकार के 3 अंग हैं। मैं दोबारा बताता हूं, यह सरकार है, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
तो विधायिका देखिए कानून बनाती है, विधायिका संविधान में संशोधन करती है, कार्यपालिका अध्यादेश जारी करती है, कार्यपालिका नियम बनाती है, कार्यपालिका उपनियम बनाती है, कार्यपालिका विनियम बनाती है। तो विधायिका और कार्यपालिका जितना भी कार्य करते हैं, इन सभी कार्यों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करता है। लोअर कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार नहीं। समीक्षा करके उसको सही या गलत बताता है। इसी प्रक्रिया को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। पहले अर्थ लिखिए। सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, डैश, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए समस्त कार्यों, उसी में लिखिए, विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए समस्त कार्यों, डैश, कानून, संशोधन, अध्यादेश आदि आदि की जांच न्यायपालिका, आदि की जांच न्यायपालिका, ब्रैकेट में सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट को नहीं है, पढ़ा चुका हूं। आदि की जांच न्यायपालिका द्वारा किया जाता है, ब्रैकेट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और संवैधानिकता के आधार पर या बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर, उतना समझ रहे हैं, और संवैधानिकता के आधार पर उसे सही या गलत ठहराया जाता है। इसी प्रक्रिया को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। अब देखिए एक लाइन और उसमें समझिए। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का कहीं पर भी हमारे यहां जो है स्पष्ट उल्लेख नहीं है, अनेक अनुच्छेदों में दिखाई देता है। एक लाइन और लिख दीजिए। इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनेक अनुच्छेदों में दिखाई देता है। अनेक अनुच्छेदों में दिखाई देता है। अनेक अनुच्छेदों में दिखाई देता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिए। जैसे अनुच्छेद 13, दो सौ 246, 132, 132, 245 आदि। अब यहां इसका स्वरूप समझिए, क्या स्वरूप है। पहला चीज देखिए, केंद्र राज्य के मध्य आने वाले विवादों का समाधान करना, मतलब किस किस स्वरूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और एक चीज ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है संसद द्वारा बनाए गए कानून, मतलब केंद्र सूची का विषय और समवर्ती सूची के विषय पर न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। और हाई कोर्ट राज्य सूची के विषय पर जो राज्य सरकार कानून बनाता है, और साथ ही साथ समवर्ती सूची के विषय में भी तो राज्य कानून बना सकता है, बताया था, उस पर भी कर सकता है। नंबर 1, केंद्र राज्य के मध्य आने वाले विवादों का समाधान करना। केंद्र राज्य के मध्य आने वाले विवादों का समाधान करना। केंद्र राज्य के मध्य आने वाले विवादों का समाधान करना। विवादों का समाधान करना। नंबर 2, ऐसे कानून जो मूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं, उसकी संवैधानिकता की जांच करना।
ऐसे कानून जो मूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं, उनकी संवैधानिकता की जांच करना, उनकी संवैधानिकता की जांच करना, उनकी संवैधानिकता की जांच करना, उनकी संवैधानिकता की जांच करना। नंबर 3, अनुच्छेद 368 द्वारा निर्धारित संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 द्वारा निर्धारित 368 द्वारा निर्धारित संशोधन प्रक्रिया उल्लंघन होने पर, संशोधन प्रक्रिया के उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा उसे अवैध घोषित किया जाना। मतलब आपने प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया कानून बनाते समय या संशोधन करते समय, संशोधन प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जाना। और नंबर 4, जिन मामलों में संविधान की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित है, जिन मामलों में संविधान की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित है, संविधान की व्याख्या का प्रश्न अंतर्निहित है, उस पर निर्णय करना, उस पर निर्णय करना। इसी प्रकार से न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में संशोधन करना, न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में संशोधन करना, मतलब न्यायालय भी अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकता है, न्यायालय भी अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, एक तो ये जानना है। और आप लोगों को मैं केशवानंद भारतीवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, चंपकम दोराई राजनवाद तमाम पढ़ाया था। एक तो वो सब ध्यान रखिएगा। यहां थोड़ा सा महत्व, असमस्या, लेकिन महत्व समस्या आपको सुनना है, लिखना नहीं है। देखिए भाई, संविधान की सर्वोच्चता और पवित्रता बनाए रखने का साधन है। हमें कहते हैं कि मान लीजिए विधायिका कोई कानून बना सकती है, लेकिन न्यायपालिका उसको असंवैधानिक भी तो घोषित कर सकती है। इसका मतलब कि कोई भी दल बहुमत में आकर संविधान का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन एक ऐसा साधन है जो विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति के संभावित दुरुपयोग को रोकने में सहायक है। कि विधायिका और कार्यपालिका यदि अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है तो न्यायपालिका जो है उसको रोक सकता है। और दूसरा महत्व देखिए भाई, भारत में संघीय व्यवस्था अपनाया गया जिसमें केंद्र राज्य के मध्य जो है 7वीं अनुसूची में विषयों को लिखा गया, शक्ति का बंटवारा किया गया, फिर भी विवाद हो जाता है तो न्यायपालिका उसमें मध्यस्थता की भूमिका निभा देता है, जिससे संघीय व्यवस्था में संतुलन बना रहता है, जिसमें संघीय व्यवस्था में संतुलन बना रहता है। अब तीसरा महत्व इसका यह है कि जैसे आप देखते हैं कि पृथक्करण की जो अवधारणा है, पृथक्करण की अवधारणा के कारण जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पृथक्करण की जो अवधारणा है विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में शक्ति के विभाजन से, शक्ति के विभाजन से ऐसे समझिए,
अशोक ब्लैक टी पी लेंगे, है ब्लैक दे दो, बस थोड़ा सा दे दो। तो आप देखते हैं कि जैसे ये न्यायिक पुनरावलोकन है, तो न्यायपालिका जो है इससे स्वतंत्र रहती है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका को भी अधिकार मिल गया, न्यायपालिका को भी एक प्रकार से कार्य मिल गया, जिससे सरकार के तीनों अंगों को सुचारू पूर्वक जो है कार्य करने का मौका मिलता है। भाई न्यायपालिका अपना जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से संविधान की व्याख्या कर लेती है, उसकी संवैधानिकता की जांच कर लेती है। तो विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका पर दबाव भी नहीं बना पाते, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहती है। इसी प्रकार समझिए। अब समस्या जरा सा सुन लीजिए। आप देखते हैं कि संविधान में स्पष्टतः न्यायिक पुनरावलोकन का कहीं उल्लेख नहीं है और न ही इसका आधार बताया गया है, जिससे न्यायिक निरंकुशता को बढ़ावा मिलता है। न्यायपालिका तानाशाही भी कर सकती है, दबाव भी बना सकती है। और दूसरा चीज समझिए, इस प्रक्रिया द्वारा जो है न्यायपालिका और विधायिका के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। न्यायपालिका और विधायिका के बीच गतिरोध उत्पन्न होता है, जिससे लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक वाद विवाद भी उत्पन्न होता है। संसद में भी अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका पर दबाव बनाया जाता है। संसद ने कोई कानून बनाया और मान लीजिए न्यायपालिका ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, यहां पर भी समस्या आ जाती है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आप लोगों के नोट्स में भी लिखा हूं, वो भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म। अब न्यायिक सक्रियतावाद का क्या अर्थ है? न्यायिक सक्रियतावाद का स्वरूप क्या है? न्यायिक सक्रियतावाद का भी जो है क्या महत्व है और क्या इसकी समस्या है? देखिए समझिए, पीआईएल मैं पढ़ा चुका हूं, तो पीआईएल का विस्तार ही जुडिशियल एक्टिविज्म है। भाई पीआईएल में बताया था ना, जब कोई व्यक्ति या समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था, एनजीओ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकता है। लोअर कोर्ट में नहीं, लोअर कोर्ट पीआईएल नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उपचार प्रदान करता है। स्वयं संज्ञान के आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है निर्णय दे सकता है। जैसे अभी कोरोना संकट में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा कि नहीं, मजदूरों से टिकट न, पैसा न लिया जाए ट्रेन के टिकट का, उनको भोजन उपलब्ध कराना रेलवे की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप देख रहे हैं इस पहलू को हम लोग पीआईएल कहते थे। तो यहां पर न्यायपालिका
स्वयं संज्ञान के आधार पर जो निर्णय दे सकती है, यहीं से धीरे धीरे न्यायिक सक्रियतावाद को बढ़ावा मिला। न्यायपालिका जब अपने परंपरागत कार्य का मतलब क्या, संविधान की व्याख्या, सिविल फौजदारी मामलों में निर्णय करना, इन सब चीजों से आगे जाकर, अपने परंपरागत अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर सरकार के दूसरे अंग के कार्यों में सामाजिक आर्थिक न्याय के आधार पर सकारात्मक हस्तक्षेप करने लगता है। तो इस प्रवृत्ति को न्यायिक सक्रियतावाद कहा जाता है। लिखिए अर्थ, जब न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट नहीं, ध्यान रखिए, क्योंकि पीआईएल कौन जारी कर सकता है, बोलिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो न्यायिक सक्रियतावाद भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जब न्यायपालिका अपने परंपरागत कार्यों डैश संविधान की व्याख्या, सिविल फौजदारी मामलों में निर्णय आदि से आगे जाकर सरकार के दूसरे अंग के कार्यों में सामाजिक आर्थिक न्याय के आधार पर सकारात्मक हस्तक्षेप करने लगता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। ऐसी प्रवृत्ति को न्यायिक सक्रियतावाद कहा जाता है। ऐसी प्रवृत्ति को न्यायिक सक्रियतावाद कहा जाता है। ऐसी प्रवृत्ति को न्यायिक सक्रियतावाद कहा जाता है। अब इसका क्या स्वरूप है, देखिए, पहला चीज तो यह है कि प्राकृतिक न्याय को बढ़ावा देना। प्राकृतिक न्याय का मतलब कि संविधान में बहुत सारा अनुच्छेद ऐसा है जिसकी व्याख्या तो है नहीं। जैसे अनुच्छेद 21 को लीजिए, मैं मेनका गांधीवाद पढ़ाया था आपको। मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या कर दिया। नंबर 1, प्राकृतिक न्याय को मान्यता देना। प्राकृतिक न्याय को मान्यता देना, जैसे प्राकृतिक न्याय को मान्यता देना जैसे अनुच्छेद 21, जैसे अनुच्छेद 21 की व्याख्या, जैसे अनुच्छेद 21 की व्याख्या, जैसे अनुच्छेद 21 की व्याख्या। और नंबर 2, वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न परिस्थितियां, वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न परिस्थितियां, वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न परिस्थितियां। भाई वैश्वीकरण में शोषण की जो प्रवृत्तियां बढ़ी हैं, तो उन शोषण की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए वैश्वीकरण में शोषण की प्रवृत्तियां, वैश्वीकरण की परिस्थितियां। और नंबर 3, ऐसे पॉइंट लिख दीजिए, जनता का विश्वास लोकतंत्र पर बनाए रखना, जनता का विश्वास लोकतंत्र पे बनाए रखना, जनता का विश्वास लोकतंत्र पे बनाए रखना। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए सरकार की योजना है, अब सरकारी महकमा जो है उन योजनाओं को ठीक ढंग से मान लीजिए लागू नहीं कर रहा है, तो आप देखते हैं कि उसको लागू कराने में भूमिका
लिख दीजिए। कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराना, कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराना, पर्यावरण वाला भी लिख दीजिए। पर्यावरण, अगला पॉइंट, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के रोकथाम के लिए, पर्यावरण की समस्या के रोकथाम के लिए पर्यावरण की समस्या के रोकथाम के लिए इसी प्रकार से सामाजिक आर्थिक न्याय पर बल देना, सामाजिक आर्थिक न्याय पर बल देना, इसी प्रकार से एक और लिख दीजिए। शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण, शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण, कानून के शासन को लागू कराना, कानून के शासन को लागू कराना, कानून के शासन को लागू कराना। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इन सब संदर्भों में न्यायिक सक्रियतावाद बढ़ा है। अभी मैं न्यायिक सक्रियतावाद और न्यायिक पुनरावलोकन में अंतर करवा देता हूं, दोनों क्लियर हो जाएगा। महत्व समझिए, इसको लिखिए मत, सुनिए, एक दो बना के लिख डालिएगा। भाई मूल अधिकार सामान्यतः क्या है? हम लोग मानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन न्यायिक सक्रियतावाद ने ही मूल अधिकार को सकारात्मक स्वरूप दिया है। न्यायपालिका ने निर्देश दिया कि क्या क्या करना चाहिए, तभी तो अनुच्छेद 21 का विस्तार हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के अन्य अंगों को क्रियाशील करने में नौकरशाही पर दबाव बनाना, सरकार जनता के प्रति संवेदनशील होने लगी, मानव अधिकार का संरक्षण हुआ, जन जागरूकता को बढ़ावा मिला, संविधान गतिशील हुआ, तो आप देख रहे हैं कि ये सब संदर्भों में जो है इसका महत्व रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई खाद्य सुरक्षा है, चाहे देख रहे हैं कि महिलाओं बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना है, भ्रष्टाचार को रोकना है, ये सब संदर्भों में इसका महत्व रहा है। अब मैं बताया समस्या वही कि न्यायिक निरंकुशता को बढ़ावा मिल सकता है, परस्पर विरोधी निर्णय आते रहते हैं, कभी एक हाई कोर्ट कुछ निर्णय देता है तो दूसरा हाई कोर्ट कुछ निर्णय देता है। सबसे बड़ी बात है कि न्यायपालिका पर ज्यादा बोझ बढ़ने के कारण न्यायपालिका की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। न्यायपालिका हर चीज में टोका टिप्पणी करता है तो प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित होता है। और मैं बताया कि शक्ति विभाजन का भी समस्या, क्योंकि न्यायपालिका के पास जो है ज्यादा शक्ति आ जाती है, विधायिका कार्यपालिका कमजोर होने लगते हैं, लोकतंत्र का संतुलन कमजोर पड़ने लगता है, सरकार के अंगों के मध्य संतुलन कमजोर पड़ने लगता है। ये सब इसकी समस्या है। लेकिन इसमें जो है जो महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोग जो है अंतर यदि लिख लें तो न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियतावाद में जो चीजें हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसको लिखवा देता हूं, बल्कि ऐसे बनाइए तो न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू
जुडिशियल रिव्यू और न्यायिक सक्रियतावाद। दोनों में अंतर चलिए। नंबर 1, न्यायिक पुनरावलोकन में अभी बताया हूं कि संविधान में प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख है। अनुच्छेद 13 हुआ, 246 हुआ, 137 हुआ, तमाम अनुच्छेदों में अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। नंबर 1, इसका अप्रत्यक्ष रूप से संविधान में उल्लेख है, जैसे अनुच्छेद 13, 246 आदि, 13, 246 आदि स्थानों पर। अवधि लिखिए नंबर 1, इसका प्रत्यक्ष आबलिक अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से उल्लेख नहीं दिखाई देता। इसका प्रत्यक्ष आबलिक अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से उल्लेख दिखाई नहीं देता, बल्कि 1980 के आसपास की परिस्थितियों के संदर्भ में उत्पन्न हुआ। 1980 के आसपास की परिस्थितियों के संदर्भ में उत्पन्न हुआ। नंबर 2, न्यायिक पुनरावलोकन। ये बताइए कि न्यायिक पुनरावलोकन संघीय व्यवस्था का आधार है ना, केंद्र राज्य के मध्य। तो देखते हैं कि मुख्यतः संविधान की व्याख्या करने का काम है, केंद्र राज्य संबंधों पर निर्णय देना है। नंबर 2, यह संघीय व्यवस्था का आधार है। न्यायिक पुनरावलोकन में यह संघीय व्यवस्था का आधार है, जिसमें न्यायपालिका अपने परंपरागत कार्यों को करती है। न्यायपालिका अपने परंपरागत कार्यों को करती है, जैसे संविधान की व्याख्या करना, केंद्र राज्य संबंधों पर निर्णय देना। अवधि लिखिए नंबर 2, इसमें न्यायपालिका, न्यायिक सक्रियतावाद में इसमें न्यायपालिका अपने परंपरागत कार्य से आगे जाकर सामाजिक आर्थिक न्याय के आधार पर सरकार के अन्य अंगों के कार्य में हस्तक्षेप करती है, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सके। और नंबर 3, समझिए, इसके तहत न्यायपालिका जो है तभी क्रियाशील होती है जब मामला दायर किया जाता है, स्वयं संज्ञान के आधार पर निर्णय नहीं दे सकता। नंबर 3, इसके तहत न्यायपालिका तभी क्रियाशील हो सकती है जब मामला दायर किया जाए, अर्थात स्वयं संज्ञान के आधार पर निर्णय नहीं दे सकती। नंबर 3, उधर लिखिए, मामला दायर करने के लिए सीधा लिखिए, स्वयं संज्ञान के आधार पर भी निर्णय दे सकती है। भाई पीआईएल का ही तो विस्तार है। नंबर 4, देखिए इधर 4 समझिए। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय की व्याख्या संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखकर किया जाता है। रचनात्मक पहलुओं का ज्यादा प्रयोग न्यायिक पुनरावलोकन में नहीं होता। जो संविधान में लिखा है वही तो व्याख्या होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हट सकता है, बस लिख दीजिए। न्यायालय की व्याख्या संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखकर किया जाता है। न्यायालय की व्याख्या संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखकर होता है। रचनात्मक पहलुओं का ज्यादा प्रयोग नहीं होता।
रचनात्मक पहलुओं का ज्यादा प्रयोग नहीं होता। और उधर लिखिए नंबर 4, न्यायपालिका रचनात्मक कार्य को प्रोत्साहित करने, रचनात्मक कार्य को प्रोत्साहित करने और समाज में हो रहे अत्याचार को रोकने का प्रयास करती है। समाज में हो रहे अत्याचार को रोकने का प्रयास करती है। ठीक है। अब देखिए, एक जैसे न्यायिक सुधार कहा जाता है, तो थोड़ा मैं बोलता हूं, सुन लीजिए। आप जानते हैं कि बीजेपी सरकार से पहले संयुक्त प्रगतिशील जो गठबंधन था, यूपीए सरकार, तो सत्ता में आने के बाद जो है उन्होंने न्यायिक सुधार तो हमेशा सही चलता रहा है, उन्होंने न्यायिक सुधार पर बल देना शुरू किया। और आप जानते हैं कि भाई न्यायिक सुधार पर हम लोग क्यों बल देते हैं। विधि का शासन आधुनिक सभ्यता और लोकतंत्र की आवश्यकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों से लंबित वादों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों का विश्वास लोकतंत्र पर कमजोर पड़ता जा रहा है, मामलों के निष्पादन में भी अत्यधिक समय लग रहा है, न्यायिक प्रक्रिया महंगी और जटिल भी हो रही है, भ्रष्टाचार के भी मामले आ रहे हैं। इसी संदर्भ में न्यायिक सुधार को देखा जाता है। और न्यायिक सुधार का मतलब यह होता है कि न्यायपालिका में क्या क्या किया जाए। हम कहते हैं जैसे न्यायपालिका, जैसे 10 बजे कोर्ट खुलता है, 4 बजे तक काम होता है। अरे भाई, दिल्ली में सुबह 7 बजे से लेकर जो है 1 बजे तक भी तो स्कूल होता है, फिर 1:30 बजे से शाम को 6 बजे तक भी तो होता है। कोई जरूरी है कि 10 बजे से 4 बजे तक ही कोर्ट चलेगा? 2 शिफ्ट में कोर्ट चल सकता है। एक से अधिक पारियों में जो है काम करने की पद्धति को बढ़ावा दिया जाए, जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। जैसे गुजरात में सांध्यकालीन अदालतें चलती हैं, भाई विधि आयोग ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, ग्राम न्यायालय बनाइए, परिवार न्यायालय बनाइए, लोक अदालत बनाइए। तो देखिए सरकार उस पर काम भी कर रही है। इसी का देखिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की बात की गई कि भाई न्यायिक नियुक्ति में जैसे आईएएस की परीक्षा होती है, उसी तरह से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा होगा। पूरे देश में जो है समान एक व्यवस्था लागू होगा। अनुच्छेद 312 के तहत जो अखिल भारतीय सेवा की बात होती है, टेली लॉ प्रणाली का मतलब होता है कि विधि और न्याय मंत्रालय और सूचना मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है, चल भी रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराया जाएगा या कराया जाता है। जो नालसा है, उस दिन मैं आप लोगों को बताया भी था न्यायपालिका पढ़ाते समय, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, तो जो नालसा है उसी के तहत इसको जोड़ा गया है। इसमें वकीलों का पैनल होता है जो लोग सहायता देते हैं। फिर आप देखते हैं कि जैसे न्यायिक सुधार का मतलब भी है कि लंबित मामलों की पहचान की जाए, समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है अतिरिक्त न्यायालय बनाए जाए, डे टू डे मामलों की सुनवाई हो। इसके लिए एडीआर सिस्टम, एडीआर का मतलब होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, वैकल्पिक निवारण समाधान। तो वैकल्पिक निवारण समाधान का प्रयास, जैसे लोक अदालत, इस तरह के जो हम लोगों के ग्राम न्यायालय में उधर बताया था, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा उसको, जब आप लोगों को न्यायपालिका पढ़ाया था, ग्राम न्यायालय, लोक अदालत, ये सब पढ़ाया था, उसको पढ़ लेना है।
और इसमें जो है एक क्लास अभी और लगेगा, तो हम लोग जो है एक क्लास इसका और लेंगे, जो भी छुटा रहेगा उसको और भी कर दिया जाएगा। संघवाद में कुछ छुटा हुआ है उसकी क्लास लिया जाएगा। फिर ये आपका टॉपिक जो है यूनिट नंबर 7 जो है खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।